जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एडुकेशन। आज हम जानने वाले हैं सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो हो जाइए तैयार। आपके सामने हम लगभग 10-15 क्वेश्चन जो लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मज़ेदार हैं, जो इस बार के सीटेट परीक्षा में ट्रेंड हो रहे हैं। तो आप आ जाइए मेरे साथ सीटेट का अध्ययन करने के लिए वेलफेयर क्लास ऑफ एडुकेशन के ओरिजिनल वेबसाइट पर। पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें सभी प्रकार के सीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ हो, या फिर बहुत तरह के सभी विषय को समाहित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ए नंबर ऑप्शन है भाषा। ए नंबर में है क्या है, भाषा शिक्षण को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। सी नंबर है खेल में आनंद आता है। डी नंबर है खेल में शारीरिक विकास आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, खेल से बच्चों का भाषा में विस्तार होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के बच्चे खेल में शामिल होते हैं। सबकी भाषा अलग अलग होती है। सभी एक दूसरे के भाषा का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, और उसी से भाषा का अधिगम होता है। इसीलिए खेल भाषा को विस्तार देते हैं। इस द राइट आंसर होगी बी नंबर। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। निम्नलिखित में से हम किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते। एक नंबर में लिखा हुआ है लिपि से परिचय, यानी लिपि के परिचय के अभाव अगर रहेगा तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। 12 खड़ी की परिचय। तीसरा नंबर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। चौथा नंबर है संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो यहाँ हम देख लें कि इसका जो सही आंसर होगा वो एच के साथ जाएगा। लिपि से परिचय जब तक नहीं होगा तो हम कैसे किसी को किसी भी लिखित बयान या लिखित किताब या पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो लिपि का ज्ञान, लिपि किसे कहते हैं, लिपि जो है किसी भी भाषा का ऐसा संकेत अक्षर होता है जिसको हम अपने कॉपी में उतार सकते हैं। तो लिपि के परिचय, लिपि से परिचय के बिना हम किसी भी भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं, याद रखना है। लिपि से परिचय। आगे क्वेश्चन है बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है। बर्फ पर जो है अंडा देने वाला पक्षी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चौथा ऑप्शन जो है चौथा नंबर में होगा पेंगुइन। तो पहला ऑप्शन है अंटार्कटिक टर्न, अल्बाट्रॉस, हेमिंगबर्ड और पेंगुइन। तो इसका जो है बर्फ पर जो अंडा देने वाला पक्षी होता है वह पेंगुइन होता है। पेंगुइन के साथ जाएगा हमारा आंसर, इसलिए पेंगुइन इज द राइट आंसर। पेंगुइन है ना। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो बर्फ में अंडा देता है, इसे याद रखना है आपको। आगे हम बढ़ते हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। आर्कटिक मरुस्थल जो है किसका दूसरा नाम है। पहला नंबर में है टुंड्रा, पहला नंबर में दिख रहा है टुंड्रा। दूसरा नंबर में है सवाना। तीसरा नंबर में है स्टेपीज। चौथा नंबर में है टेगा जो है, या फिर स्टेपीज या सवाना या टुंड्रा। तो आर्कटिक मरुस्थल जो है एक ठंडा मरुस्थल है, और ठंडा मरुस्थल के रूप में जो है टुंड्रा को जाना जाता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। टुंड्रा इज द राइट आंसर। टुंड्रा को आर्कटिक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है क्योंकि टुंड्रा में
जो है टुंड्रा या फिर आर्कटिक मरुस्थल में बर्फ ही बर्फ समाहित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा टुंड्रा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। मीजोजोइक युग मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। ये नीचे लिखे गए जितने भी प्रकार हैं उनमें से किसे जो है मीजोजोइक युग कहा जाता है। एक नंबर में है अभयचर, दूसरा नंबर में सरीसृप जीव, पक्षी और स्तनधारी जीव। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर, यानी कि बेस्ट क्या, ये तो बंद उत्तर, एक ही ऑप्शन तो होगा ही, तो बंद प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा सरीसृप जीवों का। मीजोजोइक युग जो होता है वो होता है सरीसृप जीव। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे लिखा हुआ है केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। उन्हें किसके लिए जाना जाता है? केदारनाथ अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ट्रेंड में है, सीटेट के एग्जाम में इस बार देखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केदारनाथ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से जो है किसके लिए जाना जाता है? तो वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बाघ के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या कस्तूरी मृग के लिए। तो केदारनाथ अभ्यारण्य जो है कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। याद रखना है, को से केदारनाथ और को से कस्तूरी मृग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कंठस्थ कर लें क्योंकि ये आपके परीक्षा में दिखने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? किस मृदा यानी किस मिट्टी में जो है जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? अगर हम 4 प्रकार की मिट्टी दी हुई, मिट्टी में पानी फेंक दें तो किस मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक रुक जाएगी? एक नंबर में दिया हुआ है दोमट, दूसरा नंबर में चिकनी, बालुई एवं बारीक बालू। तो 4 ऑप्शन में चिकनी मिट्टी के साथ हम जाएंगे, चिकनी मिट्टी इधर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोमट में भी पानी ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती है, बालू में तो पानी डालते ही बिला जाएंगे, गायब हो जाएंगे, बारीक बालू उसी का रूप है, इसलिए चिकनी मिट्टी इज द बाई बेस्ट ऑप्शन, ये चिकनी मिट्टी ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में कोई भी योजना चल रहा है उसमें नया जानकारी जोड़ना है तो वो से किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, साम्य धारणा, आत्मसातकरण, संगठन या समायोजन। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा आत्मसातकरण बी के साथ जाएगा, बी फॉर बम्बई, और यहाँ पर आत्मसातकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रचलित योजना, किसी भी योजना चल रहा है जैसे कि नमामि गंगा योजना चल रहा है या जनधन योजना चल रहा है, उसमें कोई नई बात को जोड़ देना ना, वो नई बात को जोड़ देना क्या कहलाएगा? तो आत्मसातकरण कहलाएगा। इस बात को आपको कंठ में रख लेना है कि आत्मसातकरण जो है किसी योजना में नई बात को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। आगे हम बढ़ लेते हैं। भारत योजना निपुण भारत एक योजना नया योजना चालू किया है जो कि निपुण भारत कब लागू किया गया? निपुण भारत, ये निपुण भारत जो है कब लागू किया गया? तो वह जो है यहाँ हमारा ऑप्शन है 5 जुलाई 2022 को, 5 जुलाई 2021 को, 15 जून 2022 को या 10 मई 2021 को। इसका राइट आंसर जो जाएगा वो होगा बी, 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को जो है क्या था, निपुण भारत एक योजना है जिसे भारत में लागू किया गया। हम आगे जानेंगे कि निपुण भारत क्या है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लाई गई है? निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लाई गई है? तो एक नंबर ऑप्शन है सेना के लिए, दूसरा नंबर कृषि के लिए, तीसरा नंबर है शिक्षा क्षेत्र के लिए और चौथा नंबर है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो निपुण योजना जो है भारत में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए लाया गया है, शिक्षा क्षेत्र के लिए लाया गया है, 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए लाया गया है, जिसे हिंदी में बाल बाटिका भी कहा जाता है।
आत्मनिपुण योजना जो है भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए लिया गया है, जिसकी जो है स्थापना 5 जुलाई 2021 को हुई है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय मतलब नकारात्मक क्वेश्चन है, जो कि समाजीकरण को प्रभावित नहीं करती है। अब देख लेते हैं। एक नंबर में है परिवार, दूसरा नंबर सार्वजनिक पुस्तकालय, तीसरा नंबर में इको क्लब और चौथा नंबर में स्वास्थ्य क्लब। देखो यहाँ पर देखिए कि परिवार जो है ये समाजीकरण का प्रथम एक चरण होता है। परिवार से ही समाजीकरण का प्रक्रिया चालू होती है, इसलिए परिवार तो होगा ही। दूसरा नंबर है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो बहुत ऐसे जगह है सार्वजनिक पुस्तकालय तो होता ही नहीं है। तो इको क्लब की बात करें अगर यदि इको क्लब में जो है हम लोग जाते हैं पर्यावरण को देख रेख इधर उधर अच्छा वातावरण में, तो लोग 4 प्रकार के लोग वहाँ पर शामिल होते हैं, इसलिए इको क्लब तो समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य क्लब में हम व्यायाम करने कुश्ती करने भी जाते हैं, तो वो भी समाजीकरण की प्रक्रिया है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वह समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी तो है बट निष्क्रिय है। थोड़ा बहुत प्रभाव नहीं रहने पर भी समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? एक नंबर में है चार्ल्स डार्विन, दूसरा नंबर में B.F. स्किनर, चौथा नंबर में है यूरी ब्रोंटेब्रेनर और लेव वाइगोत्स्की। तो देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक कि जहाँ पर भी सांस्कृतिक लिखा रहे है ना, सांस्कृतिक, वह होता है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित। सांस्कृतिक जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा डी फॉर दिल्ली के साथ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस जो है, ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, खाली स्थान है। हम ईवीएस जो है, ईवीएस के पाठ्यक्रम के अनुसार हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं क्या है, खाली स्थान में क्या होगा? थीम होगा, उप थीम होगा, पाठ्यक्रम होगा या विषय वस्तु होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा थीम के साथ। थीम इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 5 थीम होती है, उनमें से हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं वह भी एक होता है, इसलिए थीम इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? कवि बिहारी जो है मुख्यतः किस रस के कवि हैं, इस बार पूछा गया है। अक्सर तो इस प्रकार रस वगैरह सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार के सीटेड में यह ट्रेड हो रहे हैं, ये बार बार आने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक। बिहारी कवि जो है, बिहारी नाम का एक कवि है जो कि किस रस में अपने कविता को लिखते हैं। एक नंबर में है करुण रस पर, भक्ति रस पर, श्रृंगार रस पर, तो वीर रस पर। तो यहाँ बिहारी जो कवि है, बिहारी कवि वो जो है श्रृंगार के लिए जाना जाता है, श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस के लिए जाना जाता है। तो याद रखना आपको कि श्रृंगार, बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के लिए कवि है। और सबसे महत्वपूर्ण कविता में सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, सबसे अद्भुत कृति जो होती है, वो श्रृंगार रस के कवि में ही होते हैं। कभी पूछ भी सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है रस इनमें से कौन है, करुणा, भक्ति, श्रृंगार या वीरता, तो उसमें श्रृंगार ही होंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बाल कल्याण यानी कि बालक के कल्याण के लिए जो है 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड की संस्था है। ILO, दूसरा नंबर में है यूनिसेफ, WHO और चौथा नंबर में है FAO। बाल बच्चों से संबंधित ये यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ बाल कल्याण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बालक से
संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं लाती है, जो कि बालक का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास हो सके। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मेरा अंतिम क्वेश्चन पर, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है दक्षिण या सार्क का सदस्य नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1 नंबर अफगानिस्तान, दूसरा नंबर मालदीव, तीसरा नंबर म्यांमार और चौथा नंबर भूटान। तो इसका सही आंसर जो होगा मालदीव होगा। मालदीव जो है, मालदीव जो है ऐसा देश है जो कि सार्क या दक्षिण में शामिल नहीं है। आपको बता देते हैं, सार्क में जो है कुल 8 देश शामिल है। 8 देश वह कौन कौन से हैं इसे भी हम बता देते हैं। पहले जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसमें सिर्फ 7 देश था। एक ऐसा देश अफगानिस्तान, जो कि 8वां देश इसमें शामिल हुआ, वो 2000 लगभग 6 या 4 में हुआ था। तो महत्वपूर्ण, अब देख लीजिए दक्षिण में 7 ऐसा कौन कौन सा देश है जो कि दक्षिण या सार्क में सम्मिलित है। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है, PNB इज MBA। PNB इज MBA। देखिए यहाँ 3 और बीच में 2। PNB इज MBA। P से पाकिस्तान, N से नेपाल, B से भूटान, I से इंडिया, S से श्रीलंका, M से म्यांमार, B से बांग्लादेश और A से अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं जो कि सार्क में शामिल हैं। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से कि जो है, हाँ, आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो है राइट ऑप्शन क्या होगा, कि मालदीव जो है इसका राइट आंसर होगा। सो आज का वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो और भी आपके सामने लाता रहूँगा। सो धन्यवाद।